हर कोई अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को गूगल पे रैंक करना चाहता है और ये पॉसिबल है अगर आप ये गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स को एक्चुअली अप्लाई कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज लेवल फैक्टर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोडॉक्स पे। दोस्तों, आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे पेज लेवल फैक्टर्स से रिलेटेड एक्चुअली अभी इस सीरीज में चल रहा है और पिछले 2 वीडियोस के अंदर मैंने पेज लेवल फैक्टर्स आप लोगों को बताए हैं, जिसमें मैंने 21 पेज लेवल फैक्टर्स, और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बचे हुए 14 पेज लेवल फैक्टर्स। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 14 ही पेज लेवल फैक्टर्स आप इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि उसके अंदर बहुत काम के पेज लेवल फैक्टर्स हैं। और इस वीडियो के बाद भी हम लेके आने वाले हैं और फैक्टर्स, क्योंकि अभी जो फैक्टर्स हैं वो 200 प्लस फैक्टर्स हैं। तो अभी 200 प्लस फैक्टर्स होने के अंदर काफी सारे फैक्टर्स हमारे बचे हैं। अभी हमारे 100 गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ये 14 पेज लेवल फैक्ट। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 43rd पेज लेवल फैक्टर से। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को 21 पेज लेवल फैक्टर्स बताए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो फैक्टर समझे होंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो आज का पेज लेवल फैक्टर है यूआरएल से रिलेटेड, जो कि हमारा स्टार्टिंग है यूआरएल लेंथ। तो फ्रेंड्स, यूआरएल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूआरएल लेंथ मतलब जो आपका जो यूआरएल जो लिंक बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अभी टॉप पे ब्राउजर में देखेंगे तो ये जो हमारा ये लिंक बन रहा है ये हमारा यूआरएल लिंक है। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं एक ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे चल के, तो ये हमारी इन्फोटॉक्स की एक सर्विसेज की हमारी वेबसाइट है, बट इसमें एक ब्लॉग सेक्शन है जिसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। तो अगर इसमें हम किसी एक ब्लॉग को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी यूआरएल लेंथ कितनी है। जितना सेलेक्टेड है उतनी इसकी यूआरएल लेंथ है। अगर इसकी यूआरएल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपके लिए नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर होगा। तो सर्च इंजन के अंदर विजिबिलिटी का इसमें इशू आता है। अगर विजिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि लिंक्स बड़े होते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको डिसएडवांटेज मिलता है। और इट हैज बीन फाउंड दैट शॉर्ट यूआरएल गेट द एडवांटेज ऑन गूगल सर्च रिजल्ट। तो अगर गूगल के सर्च रिजल्ट में मेरे शॉर्ट यूआरएल को एडवांटेज मिलता है तो क्यों ना हम शॉर्ट यूआरएल को यूज करें। शॉर्ट यूआरएल को यूज करने के कुछ तरीके होते हैं। आप जो यूआरएल या स्लग लिख रहे हैं किसी ब्लॉग का, उसको आप जो प्राइमरी कीवर्ड है उसके बेसिस पे रख सकते हैं। उसके अंदर आप जो एडिशनल चीजें होती हैं जैसे इन, द, एंड, इस तरह की चीजें आप उसमें हटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो यूआरएल है आपका वो एक कंप्लीट सेंटेंस बने। उसके अंदर बेसिकली कीवर्ड्स होने चाहिए और उसके अंदर आप सेंटेंस में जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है आप उनको हटा सकते हैं। ऑल्दो ये ऐसा फैक्टर नहीं है जो डायरेक्टली आपकी रैंक को इम्पैक्ट करता है, बट ये चीज देखी गई है, जो चीज गूगल की सर्च विजिबिलिटी में प्रॉपरली नहीं आ रही है तो वो आपकी रैंकिंग फैक्टर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। और जो शॉर्ट यूआरएल्स होते हैं उनका क्लिक थ्रू रेट बेटर होता है, क्योंकि जब भी सर्च रिजल्ट्स के अंदर कोई चीज आती है तो उसमें यूजर जो आपका जो टाइटल टैग होता है उसके अलावा यूआरएल को भी देखता है। अगर यूआरएल एक्चुअली में लंबा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस पर क्लिक नहीं करेगा, एज कंपेयर टू ऐसा यूआरएल जो कि एक्चुअली उसको प्रॉपरली विजिबल है, पूरी तरह से उसको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 44th पेज लेवल फैक्टर है यूआरएल पाथ। तो जो पेज का आपका पाथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डोमेन होता है सबसे ज्यादा उसी की अथॉरिटी होती है, ना कि आपके जो आप नए ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं उसकी। जो आपका मेन डोमेन है उसकी अथॉरिटी मैक्सिमम होती है आपकी वेबसाइट पे। और अगर आपके यूआरएल में आपका डोमेन है डायरेक्टली तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है। इंस्टेड बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सब डोमेन पे एक्चुअली ब्लॉग को रख देते हैं और मेन डोमेन एक्चुअली उनका रैंक कर रहा होता है। तो आपका मेन डोमेन जब रैंक कर रहा है तो आपका सब डोमेन एक्चुअली वो अथॉरिटी आपके जो लिंक है उसको नहीं देगा। तो डोमेन अथॉरिटी का फायदा तभी होता है जब एक्चुअली आपकी वेबसाइट आपके मेन डोमेन पे है, यानी आपका जो यूआरएल है उसका जो पार्ट है आपका, मान लीजिए जैसे ये यूआरएल आपको दिख रहा है तो इसमें ये उस
ब्लॉग का आर्टिकल का पाथ है और ये मेरा डोमेन है। तो डेफिनेटली ये डोमेन मेरा यहाँ पे, और इसकी जगह मेरा सब डोमेन होता, मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई एक सब डोमेन बना देता, ऑल्दो ऐसा है नहीं, जैसे digitalmarketing.infotux.in, तो क्योंकि मेरा जो infotux.in है उसकी अथॉरिटी ज्यादा है ना कि digitalmarketing.infotux.in की, तो मेरे को वो वेटेज जो डायरेक्टली मेरे डोमेन से मिलने वाली थी मेरे पेज को रैंक करने में, वो सब डोमेन से नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा 45th पेज लेवल फैक्टर, वो है पेज कैटेगरी। जी हाँ, अगर आपके जो ब्लॉग्स हैं, आपकी जो पोस्ट है वो कैटेगराइज है प्रॉपर कैटेगरी के अंदर, और वो चीज कहीं ना कहीं आपके यूआरएल में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो भी एक्चुअली एक रैंकिंग फैक्टर के अंडर आता है, क्योंकि गूगल को उससे ये समझने में आसानी होती है कि एक्चुअली आपका कंटेंट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो जब गूगल के क्रॉलर्स को आपके लिंक से चीज इजीली समझ में आ जाएगी, तो आपका पेज जल्दी इंडेक्स करेगा और जल्दी रैंक करेगा। 46 पेज लेवल फैक्टर है कीवर्ड्स इन यूआरएल। जी हाँ, आपके यूआरएल में कीवर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाया था, फिर से उस पर चलते हैं। तो इस ब्लॉग में डिजिटल मार्केटिंग फॉर, ये किसके लिए हमने लिखा है, तो ये हमारा कीवर्ड्स है, ये इस ब्लॉग का प्राइमरी कीवर्ड है। तो कोशिश करिए जो आपका स्लग है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड ही हो, और बस आपको उसके बीच में डैश ऐड करना है, इसी से आपका यूआरएल बन जाता है। तो कीवर्ड अगर आपके यूआरएल में है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये कोई डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल नहीं है गूगल की तरफ से, बट अगेन यहाँ पे सर्च विजिबिलिटी बढ़ जाती है कीवर्ड की वजह से, और अगर सर्च विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप पे आती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा विजिटर्स आएंगे, ज्यादा क्लिक्स आएंगे। इसके बाद आता है 47th पेज लेवल फैक्टर, और वो है यूआरएल स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पीछे भी बात की थी कि पेज लेवल कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपका पेजेस कैटेगरी में डिवाइडेड है तो उससे गूगल को आसानी होती है उनको इंडेक्स कराने में, समझने में कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी से रिलेटेड यूजर जब चीज सर्च करता है तो भी वो आपके जो कंटेंट है उसको वहां पे दिखाता है। तो सेम चीज यूआरएल स्ट्रिंग में भी है। अगर आपके यूआरएल के अंदर भी आपकी कैटेगरी अगर आ जाती है तो भी वो आपको काफी हेल्पफुल होता है, और क्योंकि गूगल को वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, तो आपकी जो पेज है वो बहुत जल्दी गूगल पे रैंक करती है। इसके बाद हम आते हैं अपने 48 पेज लेवल फैक्टर पे, जो कि है रेफरेंस एंड सोर्सेज के बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं, पीछे के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो आपके जो आउटबाउंड लिंक्स होते हैं आपके आर्टिकल पे, उसके अंदर आप कुछ अगर अच्छे रेफरेंस और सोर्सेज को कोट करते हैं, साइट करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज की जो आपका विजिटर है उसको अच्छा कंटेंट आपके वाया मिलता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कुछ अच्छा कंटेंट है, एक ब्लॉग है, मैंने सर्च किया, मैं वहां पहुंचा, और उसके बाद मुझे कुछ और बहुत अच्छा कंटेंट का रेफरेंस लिंक वहां से मिल गया, तो अब मेरे को ये उम्मीद हो जाएगी कि आपके और भी जो कंटेंट होंगे उनमें भी इसी तरह की चीज होगी। और जब भी कोई और कंटेंट के बारे में आपके पता चलेगा, चाहे आपके ईमेल के थ्रू पता चलेगा या फिर सर्च रिजल्ट्स में मुझे दिखेगी आपकी साइट, तो डेफिनेटली मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि आपके थ्रू मुझे एक प्रॉपर डिटेल्ड जानकारी मिल सकती है, वो डायरेक्टली नहीं चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो ये रेफरेंसेस एंड सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये विजिटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं आपको एक और मदद मिलती है। मान लीजिए रेफरेंस आपने किसी और की साइट का दिया हुआ है, तो उसको एक बैकलिंक आपकी तरफ से मिल रहा है, और जब भी वो अपने टूल में चेक करेगा तो उसको आपकी तरफ से काफी बैकलिंक्स दिखेंगे, तो वो एक्चुअली में इस चीज को कहीं ना कहीं आगे चल के कंसिडर करेगा, और वो आपको एक अपने तरफ से एक पावरफुल बैकलिंक दे सकता है। जैसे आपको वो पावरफुल बैकलिंक ऑटोमेटिकली बिना मांगे ही मिल जाता है, वो आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, उसको बहुत स्पीड से ऊपर ले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आते हैं हम अपने 49th पेज लेवल फैक्टर पे, और वो है बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट। जी हाँ, बुलेट्स एंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक कंटेंट लिख रहे हैं जो कि सिर्फ पैराग्राफ 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 है, कहीं उसमें पॉइंट्स नहीं है, तो आपके लिए बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा उस चीज को पढ़ना, वो यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। तो सेम चीज ब्लॉग और आर्टिकल में भी होती है। तो अगर आप उन चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे तो जो रीडर के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और गूगल लाइक्स एंड एग्रीज एंड में प्रेफर कंटेंट विद बुलेट्स एंड नंबर्स। तो विजिटर्स ही नहीं, गूगल भी इस चीज को कहता है, क्योंकि गूगल वही चीज कहता है जो एक्चुअली रीडर्स और जो विजिटर्स हैं उनके लिए एक्चुअली यूजफुल है, उनके लिए फ्रेंडली है।
तो आपको अपने कंटेंट को लॉन्ग पैराग्राफ्स की जगह स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां आप बुलेट्स और नंबर्स का जरूर यूज करें, क्योंकि लोगों को पढ़ना आसान लगता है। कंटेंट उतना ही बड़ा होगा बट बुलेट्स एंड पॉइंट्स में पढ़ना आसान होता है, पैराग्राफ में पढ़ना उसको काफी टायरिंग होता है और कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहता है। 50th पेज लेवल फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेज इन साइट मैप। तो आपके पेज को अगर आपने एक साइट मैप के अंदर ऐड कर रखा है तो डेफिनेटली वो आपकी रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आपका जो पेज है, जो आपका कंटेंट है, वो जल्दी इंडेक्स हो जाता है। जब तक गूगल में इंडेक्स नहीं होगा, गूगल को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वो रैंक नहीं होगा, और अगर जल्दी इंडेक्स हो जाता है तो रैंक जल्दी करने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक सिंपल प्लगइन होता है योस्ट एसईओ का, और उसके थ्रू sitemap.xml ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको करना इतना है कि गूगल सर्च कंसोल में जब भी आप अपनी साइट को सबमिट करेंगे तो वहां साइटमैप फाइल का नाम भी सबमिट कर दीजिए, और इसी के साथ गूगल उसको ऑटोमेटिकली क्रॉल करता रहता है और आपके नए कंटेंट को ऑटोमेटिकली इंडेक्स करता रहता है। इसके साथ हम आ जाते हैं अपने 51st पेज लेवल फैक्टर पे, जो कि है टू मेनी आउटबाउंड लिंक्स। क्योंकि हमने कहा था पीछे भी, हमने इसके बारे में बात की है कि बहुत ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स अगर आपके होते हैं तो वो एक्चुअली में एक अच्छा फैक्टर नहीं है। आउटबाउंड लिंक्स होना जरूरी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने वर्ड्स में कितने आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए। लगभग मैंने बताया था अगर आपके 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो 4 आउटबाउंड लिंक्स रखिए, मैक्सिमम 5 रखिए, 5 से ज्यादा मत रखिए, आपका कंटेंट कितना भी बड़ा हो। तो इसके अंदर अगेन यही कहना है कि जो आपका रीडर है वो डिस्ट्रैक्ट होता है अगर ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, क्योंकि वो उन आउटबाउंड लिंक्स पे क्लिक करेगा और आपके ओरिजिनल कंटेंट से हट जाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपकी साइट, आपके पेज और आपके ब्लॉग के लिए नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा। 52nd पेज लेवल फैक्टर है यूएक्स सिग्नल्स फ्रॉम अदर कीवर्ड्स page rank for। if the page ranks for several other keywords than the main keyword, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंटरनल जो आपका कंटेंट है उसका क्वालिटी सिग्नल है गूगल के लिए। जरूरी नहीं है कि आपका पेज जो है आपके प्राइमरी कीवर्ड पे ही रैंक करे, ऐसा मैंने अक्सर देखा है, और हमारे भी कई सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि उसके जो सेकेंडरी कीवर्ड जो हमने बहुत सारे और टैग्स ऐड किए थे उस पर रैंक कर जाते हैं, ना कि प्राइमरी कीवर्ड पे। तो वो भी गूगल के लिए एक क्वालिटी साइन होता है। तो इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसके अंदर मैंने एक लिंक दिया हुआ है हाउ सर्च वर्क्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि गूगल की सर्च किस तरह से वर्क करती है। एंड वी लुक फॉर साइट्स दैट मेनी यूजर्स सीम टू वैल्यू फॉर सिमिलर क्वेरीज। तो गूगल एक्चुअली जो मेन जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसके अलावा मिलती जुलती क्वेरीज के लिए भी एक्चुअली अगर आपकी साइट लिस्ट हो रही है और लोग उसके ऊपर, विजिटर उसके ऊपर प्राइमरी कीवर्ड को छोड़ के सेकेंडरी कीवर्ड से भी आ रहे हैं, तो गूगल एक्चुअली उन चीजों को प्रेफरेंस देता है और इससे आपकी साइट जल्दी रैंक करती है। 53rd पेज लेवल फैक्टर है पेज एज। तो ऐसे तो मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया है कि जो फ्रेश कंटेंट है उसको डेफिनेटली जो व्यूअर है, विजिटर है, वो प्रेफर करता है। बट अगर आपका कोई पुराना पेज भी है तो वो एक्चुअली जल्दी रैंक होता है, उसके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसका ट्रस्ट बढ़ चुका होता है, वो काफी दिन से एक्चुअली में वेब पे है, गूगल के पास काफी दिन से इंडेक्स हुआ है, और अगर आप उसका कंटेंट अपडेट करते रहते हैं तो जो पुराना पेज है, जिसकी पेज एज है, वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर किसी टॉपिक पे आपने कुछ साल पहले, 2 साल पहले ब्लॉग लिखा था और अगर उसके अंदर कुछ नए अपडेशंस आ गए हैं, तो आप एक नया ब्लॉग लिखने के बजाय, नया आर्टिकल लिखने के बजाय, नया कंटेंट लिखने के बजाय उसी कंटेंट को जाइए और उसको अपडेट कर दीजिए। उसका परमालिंक मत चेंज करिएगा, क्योंकि अगर आपने उसका लिंक, उसका जो यूआरएल है, स्लग है, चेंज कर दिया तो वो एक्चुअली में वो आर्टिकल हट जाएगा, क्योंकि उसी से गूगल उसको पहचानता है, गूगल ने उसी से उसको इंडेक्स किया हुआ है। उसके अलावा जो कंटेंट आप उसके अंदर अपडेट कर देंगे तो डेफिनेटली वो विजिटर के लिए भी बहुत अच्छा होगा और गूगल भी उस चीज को प्रेफर करे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आखिरी 3 पेज लेवल फैक्टर्स पे आ जाते हैं, और ये है 54th पेज लेवल फैक्टर यूजर फ्रेंडली लेआउट। जी हाँ, जो आपका पेज लेआउट है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर एक्चुअली जो मेन्यूज हैं वो इजीली क्लिक होने चाहिए, जो फॉन्ट्स हैं वो रीडेबल होनी चाहिए। ज्यादातर लोग आज की डेट में मोबाइल पे ही अपने वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, आपके ब्लॉग को ओपन करते हैं। 90 से 95% लोग वेबसाइट्स के थ्रू ही चीज़ों को एक्सेस करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल फ्रेंडली लेआउट नहीं है
तो डेफिनेटली यूजर जो है उस पर रीविजिट नहीं करेगा, और मोबाइल फ्रेंडली लेआउट है तो वो उसको रीविजिट करेगा। इनफैक्ट मोबाइल पे ब्राउजर्स में जो यूआरएल्स हैं वो नॉर्मली ऐसे ही रह जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको क्लोज नहीं करते, तो वो जब भी दोबारा से अगर अपने ब्राउजर को ओपन करेगा तो वो देख सकता है क्या क्या पेजेस ओपन है, और अगर आपकी साइट उसको पसंद आई थी तो वो उसको डेफिनेटली रिविजिट करेगा। अगर उसको जरूरत है तो भी हो सकता है वो कुछ चीज ढूंढने के लिए भी डायरेक्टली गूगल पे जाने के बजाय आपकी साइट पे आ जाए। तो इससे क्या होता है कि एवरेज सेशन ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाती है। अगर आपका लेआउट अच्छा है तो जो विजिटर है, व्यूअर है, वो कंटेंट पढ़ने के अलावा आपके लेआउट को भी देखेगा और भी चीज एक्सप्लोर करेगा। फास्ट आपकी साइट ओपन हो रही है, लिंक्स इजीली वो ढूंढ पा रहा है, उन पे क्लिक कर पा रहा है, जल्दी ओपन हो जा रहे हैं, बहुत अच्छा लेआउट है, तो डेफिनेटली वो खाली आपका लेआउट देखने के लिए भी आपकी साइट पे काफी देर तक रहेगा। और ये जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन होता है ये आपके पेज रैंक को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट आप जब आप एक्चुअली गूगल एनालिटिक्स में अपनी साइट को सबमिट करते हैं या फिर गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट करते हैं तो वहां बताता है कि आपका एवरेज पेज ड्यूरेशन क्या है। 55th पेज लेवल फैक्टर है पार्ट डोमेन्स। जी हाँ, जो पार्ट डोमेन्स होते हैं या फिर ऐसे डोमेन्स जो कि एक्चुअली जिन पे कोई कंटेंट नहीं होता, सिर्फ एड्स होते हैं, वो डोमेन्स एक्चुअली गूगल ने अपना एक अपडेट दिया था दिसंबर 2011 में, और गूगल ने उस अपडेट के अंदर उनकी सर्च विजिबिलिटी खत्म कर दी थी। अगर आप चाहें तो ये लिंक भी मैंने इसका दिया हुआ है, आप चाहें तो इस अपडेट को पढ़ सकते हैं कि गूगल क्या कह रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक डोमेन खरीद करके छोड़ दिया, उसको आपने होस्टिंग से कनेक्ट नहीं किया, तो वो डोमेन जब भी आप ओपन करेंगे तो वो ज्यादातर ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक पेज ओपन होगा जो कि आपकी जो डोमेन की जो कंपनी है, रजिस्ट्रार है, वो ओपन कर देता है, और उसके ऊपर वो कुछ एड्स शो कर देते हैं, तो इसको हम पार्क डोमेन बोलते हैं। तो पार्क डोमेन पे एड्स होते हैं, उस पर कोई यूजफुल कंटेंट नहीं होता, यूजलेस कंटेंट होता है, बहुत कम कंटेंट होता है, ज्यादातर एड्स होते हैं। इसीलिए 2011 में गूगल ने डिसाइड किया कि इस तरह के जो पार्क डोमेन होते हैं उनकी विजिबिलिटी और को सर्च विजिबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, और उनकी एक्चुअली सर्च पे जो रैंकिंग है डोमेन के अकॉर्डिंग जो हो भी सकती थी उसको वो नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा 56 पेज लेवल फैक्टर, जो कि हमारा लास्ट पेज लेवल फैक्टर है, वो है यूजफुल कंटेंट। As also discussed earlier, now Google can distinguish between quality and useful content. The more content is useful and unique, it's more likely to rank fast. तो गूगल अब एक्चुअली खाली कीवर्ड्स और टैग्स को ही नहीं करता, उसके जो एल्गोरिथमिक अपडेट्स हैं उनके जरिए वो आसानी से कंटेंट को भी इवेल्युएट कर पाता है, कंपेयर कर पाता है। तो जो अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा उसको हमेशा चांसेस मिलेंगे बेटर रैंक करने के। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका कंटेंट यूनिक है, अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, तो वो जल्दी रैंक करेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारे पेज लेवल फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं, जो कि टोटल 56 पेज लेवल फैक्टर्स हैं। इसके बाद भी हमारे काफी सारे अभी गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स बचे हुए हैं जो आपके लिए काम के होंगे, बट पेज लेवल फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा काम के हैं। तो आगे के वीडियोस आप देखते रहिए, आगे के वीडियोस में हम आगे के जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 14 पेज लेवल फैक्टर्स, जो कि हमारा थर्ड पार्ट था पेज लेवल फैक्टर्स का। टोटल 56 पेज लेवल फैक्टर्स हमने कवर किए हैं, और इसके आगे काफी सारे और गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स हम लेके आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आगे के वीडियोस मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।